आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में क्लास 9th सोशल साइंस हिस्ट्री यानी इतिहास के चैप्टर नंबर 5 का अध्ययन हम लोग करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। इस चैप्टर का अध्ययन हम क्वेश्चन वाइज करेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए बिना रुके अब हम इसे शुरू करते हैं पहले लघुत्तरी प्रश्नों से। पहले हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को लिखवा रहे हैं और तैयार आप लोग कर लीजिएगा। पहला आपका जो प्रश्न, वन अधिनियमों ने भारतीय चरवाहों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर होगा, विभिन्न वन अधिनियमों ने भारतीय चरवाहों के जीवन को निम्न प्रकार से प्रभावित किया। और आपका जो पहला है उसे देखिए कि किस तरह से प्रभावित किया है। तो आपका जो पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए महत्वपूर्ण चारे का स्रोत था। यानी कि प्रत्येक जंगल में लोग नहीं जा सकते थे। और दूसरा है, जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई थी उनके आने जाने पर भी कड़ी नज़र रखी जाती थी। किसके द्वारा? वन विभाग के द्वारा। तीसरा है, अब चरवाहे किसी जंगल में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वहाँ चारा कितना ही हो। उन्हें इसलिए निकलना पड़ता था क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी जो है वह वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों के अधीन थी। यह आपको नहीं लिखना है, वही 3 टॉपिक आप लोग लिख देंगे। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने है, चरवाहों ने बदलते नियमों का सामना किस प्रकार किया। तो इसका उत्तर होगा, चरवाहों ने बदलते समय का सामना निम्न प्रकार किया। पहला आपका है, कुछ चरवाहों ने अपने रेवड़ों में जानवरों की संख्या कम कर दी। यानी कि जो उनका समूह होता था उनमें जानवरों की संख्या जो है वह धीरे धीरे कम कर रहे हैं, क्योंकि अब वन विभाग द्वारा नियम बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अधिक जानवरों के लिए पर्याप्त चारागाहें नहीं बची थीं। दूसरा है, जब पुराने चारागाहों पर वापसी करना कठिन हो गया तो कुछ चरवाहों ने नए चारागाह खोज लिए, जैसा कि राइक लोग। यह एक समूह है। तीसरा है, अपेक्षाकृत धनी कुछ चरवाहों ने अपने घुमंतू जीवन को छोड़ते हुए जमीनें खरीदकर एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया। तीसरा है, कुछ गरीब चरवाहे जिंदा रहने के लिए सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे। यानी कि कुछ चरवाहे ऐसे थे जो गरीब थे, जिनके पास जानवर नहीं होते तो ये लोग खरीद लेते थे और सूद पर उनको खरीदते थे, जिससे कि वह अपना जीवन यापन कर सकें। तीसरा आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत के खानाबदोशों का पहाड़ों में आवागमन का वर्णन कीजिए। उत्तर होगा, भारत के खानाबदोशों का पहाड़ों में आवागमन निम्नलिखित है। पहला है, जम्मू और कश्मीर। यहाँ की प्रमुख जाति आप लोग जानते होंगे, गुज्जर बकरवाल। जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते थे। यानी बड़े बड़े समूहों में लोग जानवरों को रखते थे। आपका दूसरा है, हिमाचल प्रदेश के गद्दी समुदाय के लोग भी इसी तरह मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। और आपका तीसरा है, गर्मी एवं सर्दी की चारागाहों के मध्य बारी बारी आने जाने की यह विशेषता भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय सहित हिमालय के कई चारागाह समुदायों में पाई जाती थी। यानी कि यह जो भोटिया, शेरपा या किन्नौरी समुदाय के लोग हैं या गद्दी, यह हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, राइका कहाँ पाए जाते हैं, उनके रहने के तरीके पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो उत्तर इसमें होगा आपका, राइका समुदाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जो रायका समुदाय है वह राजस्थान के मरुस्थल में पाए जाते थे। उनके क्षेत्र में बरसात बहुत कम और अनिश्चित थी, इसलिए खेती के साथ साथ चरवाही का काम भी करते थे। मानसून के दौरान बाड़मेर इम्पॉर्टेंट है, ज़िले का नाम भी बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के रायका अपने पैतृक गाँव में रहते, जहाँ चारागाहें उपलब्ध होती थीं। पाँचवा आपका प्रश्न है, औपनिवेशिक सरकार के द्वारा मुखिया क्यों नियुक्त किए जाते थे, वे किस प्रकार जीवन बिताते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा, औपनिवेशिक सरकार ने विभिन्न मासाई उप समुदायों के मुखिया नियुक्त किए, जिन्हें कबीलों के मामलों का दायित्व सौंपा गया। समय बीतने के साथ साथ ही औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। उनके पास नियमित आमदनी थी, जिससे कि वे जानवर, सामान और ज़मीन खरीद सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज दे। उनमें से अधिकतर मुखिया बाद में शहरों में जाकर बस गए और वे सभी लोग व्यापार करने लगे। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है, औपनिवेशिक सरकार द्वारा अफ्रीकी चारागाहों पर क्या प्रतिबंध लगाए गए? उत्तर होगा, औपनिवेशिक सरकार द्वारा अफ्रीकी चारागाहों पर निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए गए। आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रतिबंध थे। तो पहला आपका है, औपनिवेशिक सरकार ने उन्हें आने जाने पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए। चरवाहा समुदायों को विशेष रूप से निर्धारित स्थानों पर निवास करने के लिए बाध्य किया गया। तीसरा है आपका, बिना किसी वैध परमिट के इन समुदायों को उनकी विशिष्ट ग्रामीण बस्तियों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। चौथा है, वे सर्वश्रेष्ठ चारागाहों से कट गए और एक ऐसी अर्धशुष्क पट्टी में रहने को मजबूर हो गए जहां सूखे की आशंका हमेशा क्या होती थी? बनी होती थी। यानी सरकार द्वारा लगातार इन पर तरह तरह के, जो औपनिवेशिक सरकार थी, इन पर तरह तरह के नियम हमेशा लगाई गई। अगला, मासाई लोगों ने रेवड़ चराने के विशाल क्षेत्रों को शिकारगाह बना दिया गया था। यानी जहां पर जानवर चराए जाते थे वहां पर अब शिकार, यानी जानवरों के शिकार होने लगे हैं। अगला प्रश्न है, मासाई समुदाय के चारागाहों पर बार बार पड़ने वाले अकालों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर इसका होगा, अकाल प्रत्येक जगह रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। अकाल माने होता है जो प्राकृतिक द्वारा अचानक कोई विपत्ति आ जाए, जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप। जब बरसात नहीं हो पाती थी तो चारागाहें सूख जाती थी और यह जानवरों को ऐसे स्थानों पर ले जाया जाए जहां की चारा उपलब्ध हो, यानी कि आसानी से इन्हें चारा मिल सके, तो अवश्य ही सारे जानवर मारे जाएंगे। अगर ये चारागाह ना मिले तो सारे जानवर क्या होंगे? मारे जाएंगे। किंतु औपनिवेशिक प्रशासन में मासाई लोगों को प्रतिबंधित क्षेत्रों में रहने के लिए बाध्य किया गया। विशेष परमिट के बिना ये लोग इनकी सीमाओं के बाहर नहीं जा सकते थे। 1933 और 1934 में पड़े 2 साल के भयंकर सूखे में मासाई आरक्षित क्षेत्र के आधे से अधिक जानवर मर चुके थे। यानी कि जो नियम बनाए गए उससे इन लोगों को बहुत अधिक नुकसान हुआ। अगला आपका प्रश्न है, 8वां, पूर्व औपनिवेशिक काल में मासाई समुदाय किस प्रकार विभाजित था? उत्तर होगा, पूर्व औपनिवेशिक काल में मासाई समुदाय 2 श्रेणी में बटे थे। वरिष्ठ जन, जिसमें एल्डर्स होते थे, योद्धा, जिसे वॉरियर्स कहा जाता था। वरिष्ठ जन शासन चलाते थे। वरिष्ठ जन जो होते थे वे शासन करते थे और समुदाय को जुड़े मामले में पर विचार विमर्श करते और अहम फैसले जो होते थे वह लेने के लिए समय समय पर सभा करते। योद्धाओं में अधिकतर नौजवान होते थे, जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीलों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। ये जितने भी लोग थे ये समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों के मवेशी छीन कर लाते थे। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 9वां, चर्चा कीजिए कि औपनिवेशिक सरकार ने भारत में प्रतिभूमि नियमावली क्यों लागू की? प्रतिभूमि नियमावली ने चरवाहों के जीवन को कैसे बदला? इसका जो उत्तर होगा, औपनिवेशिक सरकार सभी चारागाहों को खेती की ज़मीन में बदलना चाहती थी, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार बिना खेती की ज़मीन को बेकार मानती थी, इसीलिए यह ऐसा करती थी।
यदि इस जमीन को खेती की जमीन में बदल दिया जाए तो इसके परिणाम स्वरूप भू राजस्व भी बढ़ता और जूट यानी पटसन, कपास, गेहूं जैसी फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती थी। सभी चारागाहों को अंग्रेज सरकार प्रतिभूम मानती थी क्योंकि उससे उन्हें कोई लगान नहीं मिलता था। 19वीं सदी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। इन नियमों की सभ्यता से सरकार गैर खेतियार जमीन को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर कुछ विशेष लोगों को सौंपने लगी, यानी जो खेती करते थे जो लोग। आरक्षित वनों एवं संरक्षित वनों के बीच क्या अंतर है? उत्तर देख लीजिए आप लोग। आरक्षित एवं संरक्षित वनों के बीच अंतर क्या अंतर है? आरक्षित वन, संरक्षित वन। पहला है वाणिज्यिक रूप से कीमती लकड़ी पैदा करने वाले वनों जैसे कि देवदार एवं साल के पेड़ पैदा करते थे, उन्हें आरक्षित घोषित किया गया। जबकि संरक्षित इन वनों में चारागाहों को कुछ पारंपरिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन उनकी आवाजाही पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। दूसरा है आरक्षित में चरवाहों को इन वनों में घूमने की अनुमति नहीं थी, चरवाहों के लिए ये स्थान अगम्य थे। संरक्षित में चरवाहों इन वनों में घूम सकते थे किंतु उन्हें सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है भारत के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले खानाबदोश चरवाहों के बारे में लिखिए। उत्तर होगा खानाबदोश चरवाहे भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते थे, जैसे पहाड़ों, पठारों, मैदानों एवं मरुस्थलों में। अब हम इसका विस्तार से वर्णन करेंगे, पहाड़ों का, मैदानों का, पठारों का और मरुस्थल का। तो पहले हम लोग पहाड़ों का देखते हैं। पहला है जम्मू एवं कश्मीर के गुज्जर बकरवाल बकरियों व भेड़ों के बड़े बड़े रेवड़ रखते थे। वे वर्ष भर गर्मी व सर्दी में अपने चरवाहों के बीच घूमते रहते थे। दूसरा है हिमाचल प्रदेश के गद्दी गरड़ियों का भी आवागमन इसी जैसा मौसम पर आधारित था और आवागमन का यही चक्र होता था। अब पठारों में देखते हैं। पहला है धंगर महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है। उनमें से अधिकतर गरड़िए कंबल बुनने वाले और अन्य भैंस पालने वाले हैं। वे बाजरे एवं चावल जैसी खरीफ एवं रबी की फसलें क्या करते थे? उगाते थे। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है गोल्ला कुर्मा कुर्बा समुदाय कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में रहते थे। गोल्ला समुदाय के लोग पशु पालते थे। कुर्मा और कुर्बा समुदाय भेड़ बकरियों पालते थे और हाथ में बुने हुए कंबल बेचते थे। अब हम मैदानों में चलते हैं। चरवाहों में एक विख्यात नाम बंजारों का भी है। वे उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के गांवों में पाए जाते थे। ये लोग अपने जानवरों के लिए अच्छे चारे की खोज में बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। रास्ते में अनाज और चारे के बदले में गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीज़ें बेचना इनका काम होता था। अब मरुस्थल में देखते हैं। राजस्थान के मरुस्थल में रायका समुदाय निवास करता था। उनके क्षेत्र में बरसात बहुत कम और अनिश्चित होता था। मानसून के दौरान बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के रायका अपने पैतृक गाँव में रहते, जहाँ चरवाहे उपलब्ध रहते थे। अक्टूबर तक जब ये चरागाहें शुष्क हो जाती थी तब वे अन्य चरागाहों और पानी की तलाश में निकल जाते और अगले मानसून आने तक वापस अपने गांव आ जाते थे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका में चरवाही पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर देखते हैं। विश्व की आधे से अधिक चरवाही जनसंख्या अफ्रीका में निवास करती। आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर आश्रित हैं। आज भी ये स्थिति यहाँ पर है। इनमें बेदुइन्स, बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बोराना और तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल हैं। इनमें अधिकतर जब अर्धशुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं, जहाँ वर्षा आधारित खेती करना बहुत कठिन होता है। यहाँ चरवाहे गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं। ये लोग दूध, मांस, पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी
कार्य भी करते हैं। कुछ लोग आमदनी बढ़ाने के लिए चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाही से होने वाली मामूली आय से गुजर नहीं हो पाने पर कोई धंधा कर लेते हैं। अफ्रीका चरवाहों का जीवन औपनिवेशिक काल एवं उत्तर औपनिवेशिक काल में बहुत अधिक बदल गया है। यानी इस समय की स्थिति जो है, ये लोग चरवाहे के साथ साथ अपना खुद का बिजनेस यानी धंधा भी करने लगे हैं। कुछ ना कुछ ये काम करते हैं, क्योंकि औपनिवेशिक काल में भी ये लोग बहुत अधिक पीड़ित हुए और उसके बाद भी आज भी ये लोग पीड़ित हैं, क्योंकि वन विभाग द्वारा नए नए नियम बनाए गए, जिसके वजह से इन लोगों को अधिक से अधिक समस्याएं होने लगी। ये सभी जो प्रश्न हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसमें से वे प्रश्न जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं वहाँ लिखा गया है, कुछ प्रश्न हैं उसको आप लोग तैयार कर लीजिए। जैसे आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न में ये प्रश्न मासाई वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। इसके अतिरिक्त औपनिवेशिक सरकार, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे। ये प्रश्न तो 100% है आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रायका वाला। और भारत में खानाबदोश पहाड़ों वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है। चरगाहों बदलने का नियम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहला जो आपका प्रश्न है ये भी इम्पॉर्टेंट ही प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगला जो चैप्टर आपका होगा यानी अगले भाग का, वह आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।